हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आपके साथ हम लोग कॉस्ट शीट कर रहे हैं और कॉस्ट शीट के अंदर हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीख लिया है, राइट। इसके आगे प्रोसीड करते हैं और आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाने से पहले एक बार कंपनी की स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट। हर डिपार्टमेंट का अपना एक पर्टिकुलर काम होगा, हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना एक बेनिफिट है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहा सर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, उस कंपनी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। मैंने कहा सर, एक प्राइम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर एक फैक्ट्री होगी, राइट। फैक्ट्री में क्या होगा कि रॉ मटेरियल जो है इनपुट लेके आते होंगे और इसमें मशीनरीज के थ्रू जो है आउटपुट बनके तैयार होता होगा, राइट। बट कंपनी में सिर्फ इतना ही नहीं होता होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट होंगे जो कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस को सफल बनाने के लिए काम करते होंगे, राइट। नो डाउट फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते होंगे, वर्कर मशीनरी में काम करते हैं, और इसके अलावा फैक्ट्री में पावर यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, फैक्ट्री का रेंट भी पे किया जाता है, मशीनरी का रेंट पे किया जाता है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, मशीनरी अगर रेंट पे ली हुई है तो मशीनरी के हायर चार्जेस पे किए जाते हैं, मशीनरी का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं, राइट। और इसके अलावा मशीनरी का इंश्योरेंस अगर करवाया हुआ है तो इंश्योरेंस चार्जेस भी बियर करने होते हैं, राइट। तो अभी तक तो मैं सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, बट सिर्फ फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा। फैक्ट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए भी एक ऑफिस भी होता होगा। आई रिपीट, अभी हम उस ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस फैक्ट्री को रन करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि सामान कहाँ से आएगा, मशीनरी कहाँ से आएगी, मशीनरी कैसे इंस्टॉल होगी, कौन कौन से वर्कर काम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फैक्ट्री ओनली। आई रिपीट, विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्री ओनली। और इसमें कौन कौन से मैनेजर होंगे, और जो मैनेजर होंगे वो उनको भी एक स्पेस चाहिए होगा, राइट। तो एक ऑफिस हमने सेटअप किया होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, राइट। तो हमने एक ऑफिस तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही एक सेटअप किया हुआ है। इसके अलावा एक और हमने ऑफिस किया होगा, दैट इज कॉल्ड HO, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट, राइट। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज के जनरली ऑफिस मुंबई में होते हैं, राइट। दिल्ली में भी होते हैं, मेनली मुंबई में होते हैं। HDFC मुंबई बेस्ड, RIL मुंबई बेस्ड, मेनली NSE BSE जितने भी हैं ऑलमोस्ट मुंबई बेस्ड, राइट। तो सभी लोगों ने मुंबई में हेड ऑफिस बनाए हुए हैं जहां पर कि ऑल ओवर इंडिया का वो लोग काम संभालते हैं। तो ये जो हेड ऑफिस है, इस हेड ऑफिस के अंदर भी बिल्डिंग है, इसके अंदर भी बहुत सारा स्टाफ है, बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी लाइटिंग, कंप्यूटर, स्टेशनरी, फर्नीचर, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। एंड नो डाउट ये जो एक्सपेंस है ये भी हमारे कंपनी का ही एक पार्ट है, राइट। तो ये भी कंपनी में खर्च हो रहा है। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती अगर कंपनी के अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट ना हो। अगर सेल्स डिपार्टमेंट नहीं होगा तो कंपनी रन कैसे होगी, कंपनी सेल अपने प्रोडक्ट को बेचेगी कैसे, राइट। और सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे, नो डाउट फिर से सेल्स डिपार्टमेंट का रेंट, सेल्स डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं सेल्समैन वुमेन, उनकी सैलरी, राइट। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट अगर खर्च किया है तो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है कंपनी का। दैट इज द अगेन वेरी वेरी बिग एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस, राइट। या इसको आप सेलिंग ओवरहेड बोल सकते हो। एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी होगा जो कि हमारी कंपनी के फैक्ट्री से गुड जो है कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगा, राइट। फैक्ट्री अगर गुड़गांव में है या नोएडा में है और ऑल ओवर इंडिया अगर प्रोडक्ट की सेल होती है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है आपको कस्टमर तक या रिटेलर तक पहुंचाना होगा। दिस इज द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स, उसमें भी खर्चा होगा। सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस भी होगा, राइट। इसके अलावा कंपनी में एक और खर्चा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, राइट। अब रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस को भी हम लोग दो हिस्सों में बांट रहे हैं। रिसर्च एक्सपेंस रिलेटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेसेस,
कंपनी जो है पहले मशीनरी से काम कर रही है, हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हमेशा हमेशा कि कैसे इस वाले प्रोसेस को रिड्यूस किया जा सके ताकि हम लोग ज़्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते दामों में बना सकें, राइट। हमेशा ये रिसर्च चलती है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड भी रिसर्च करते हैं, नए नए प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं, वो अलग रिसर्च है। मैंने कहा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी हम लोग रिसर्च का काम करते हैं। तो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट भी एक एक्टिव डिपार्टमेंट है जो कि एक किसी भी कंपनी का मेन पार्ट होता है। और अगर कभी कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट जब ज़्यादा सक्सेसफुल होगा तो जनरली वही कंपनीज ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, राइट। इसके अलावा बहुत सारे और डिपार्टमेंट हैं। मैंने कहा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसके अलावा हमने कहा HR डिपार्टमेंट, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट, राइट। व्हाट आई मीन टू से, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोरिलेशन बनाते हुए आगे कंपनी को एज ए टीम में काम करते हुए कंपनी को सक्सेस दिलाते हैं। और कंपनी को जो खर्चा करना होता है वो किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं बल्कि डिफरेंट डिपार्टमेंट पर खर्चा करना होता है, राइट। हमने अपनी कॉस्ट शीट में, हमने अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में भी इन्हीं डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस के बेसिस पर अपनी कॉस्ट शीट को भी बांटा है। हमने अपने कॉस्ट शीट के अंदर डिफरेंट टुकड़ों में जो कॉस्ट बांटी है वो भी इन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस के बेसिस पर बांटी है। हमने थोड़ा सा ये कोशिश की है कि सभी के सभी डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को अपनी कॉस्ट शीट में इंक्लूड किया जा सके, राइट। इसके लिए हमने क्या किया, सुनिए। हमने कहा सर सुनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, रिवाइज भी हो रहा है और एक बार नए सिरे से शुरुआत भी हो रही है। सुनेगा, ध्यान दीजिएगा। फंक्शंस क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, हमने आपको कहा कि कॉस्ट दो तरह की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि हम इजीली प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो कॉस्ट आप इजीली प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। डायरेक्ट मटेरियल जनरली रॉ मटेरियल जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, राइट। डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने फिनिश गुड्स के साथ, दैट इज बेसिकली लेबर, राइट। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम वो एक्सपेंस ले आते हैं फिर से जो प्रोडक्ट के साथ इजीली ट्रेस हो सकता है। मैंने कहा सर मेरे हाथ में एक फ़ोन है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बट सर एक्चुअल में जो कंपनी है वो US की है या कनाडा की है, राइट। अब जो ये कंपनी US की है या चाइना की है, राइट, चाइना में ज़्यादा बनते हैं, तो मैंने कहा जो चाइना की है। अब चाइना की कंपनी है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर चाइना वाली कंपनी को क्या मिल रहा होगा, रॉयल्टी, जो कि हर प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, राइट। तो अगर हर प्रोडक्ट से रिलेटेड चाइना वाली कंपनी को पेमेंट की जा रही है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। मैंने कहा सपोज करो हर फोन से रिलेटेड रॉयल्टी हम लोग पे करते हैं, मतलब प्रोडक्शन कंपनी जो पे करती है, दैट इज ₹1000। तो 1000 इज द रॉयल्टी अमाउंट दैट इज द इंक्लूडेड इन दिस कॉस्ट, राइट। इस तरह की कॉस्ट को हम लोग कौन से वाले हेडिंग में ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। हम कौन से वाली कॉस्ट में ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और कौन से आते हैं, हमने कहा सर सपोज करो हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ऐसा है जो कि स्पेसिफिक किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के कारण से प्रोडक्ट का हमने डिजाइन बनाया, राइट। या फिर ऐसे कहो कि हमने प्रोडक्ट का डिजाइन बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी परचेज किया। अब वो तो हम कस्टमर से ही चार्ज करेंगे, एंड दैट इज इजीली ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट, विद द कस्टमर, राइट। दैट इज अगेन डायरेक्ट, राइट। कोई भी खर्चा जो हम इजीली किसी भी प्रोडक्ट से चार्ज कर सकते हैं या ऐसे को खर्चा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से ही किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो बच्चों हमने कहा कि हमारे पास 3 तरह के खर्चे हैं, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर एंड नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और हमने सीखा भी था कि इन तीनों के तीनों खर्चों को मिक्स कर दिया, हमने मिला दिया, टोटल कर दिया, तो इन खर्चों के टोटल को हमने क्या नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया प्राइम कॉस्ट, राइट। तो अगर मैं बोलूं वेदर द प्राइम कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट, आंसर इज यस, प्राइम कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट, ओके। अब प्राइम कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। अब आगे की तरफ कॉस्ट शीट में आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे की तरफ कॉस्ट शीट में प्रोसीड करने से पहले बच्चों हमने कहा ओवरहेड भी कई तरह का होता है। हमने कहा ओवरहेड में सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स,
या फिर हम लोग सीख चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, राइट। हम सीख चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, राइट। अब बच्चों हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी विद रिस्पेक्ट टू, हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी विद रिस्पेक्ट टू बाइफरकेट किया, बांटा। हमने कहा कि सर जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ना, ये भी दो तरह का होगा। विद रिस्पेक्ट टू नंबर वन प्रोडक्शन एंड नंबर टू जनरल। अगर मैं बोलूं कि बाय डिफॉल्ट क्या यूज करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करेंगे जनरल। ये प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो जनरल कैटेगरी में जाता है, राइट। बट ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन भी हो सकता है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ एग्जांपल जो दे रहा था उसमें कुछ ऐसी बात हमने कही थी। हमने आपको कहा था कि हम लोग जो फैक्ट्री लगाए हुए हैं, हम लोग जो मशीनरी चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हम लोग जो इतने सारे लेबर को एम्प्लॉय किया हुआ है, इनको चलाने के लिए भी हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। इसको चलाने के लिए भी कुछ ऐसे स्टाफ की जरूरत होती है जो कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर प्लानिंग कर सके, कंट्रोल कर सके, राइट। तो जो ओवरहेड हम लोग ऐसे ऑफिस में कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। हालांकि ये खर्चा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेटेड है, पर ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चा भी किस रिस्पेक्ट से हमारा खर्च हो रहा है? इट इज विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्री, राइट। सो यहां पर हमने आपको कहा कि बच्चों हम लोग यहां पर बाइफरकेट कर रहे हैं कि हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्री हो सकता है, या फिर जनरल हो सकता है। जनरल मतलब हमने कहा सर हमारे पास हमारी कंपनी में एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अंदर बहुत सारे फ्लोर हैं, फैक्ट उस हेड ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, ऑफिस का रेंटल के अलावा फर्नीचर का एक्सपेंस है, इसके अलावा पावर एसी चलता है, बिजली का बिल आता है, XYZ बहुत सारे खर्चे हेड ऑफिस होते हैं। पर सर ये हेड ऑफिस हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को देख रहा है? ऐसा नहीं है। ये देख रहा है हमारी कंपनी के डिफरेंट ब्रांचेस को, ये देख रहा है सेल्स डिपार्टमेंट को, ये देख रहा है और बहुत सारे एक्टिविटीज को जो कि हमारी कंपनी कर रही है, या फिर ऐसी जगह पर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं कि कंपनी कैसे हमारी ग्रोथ करेगी, कैसे हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पर इसको लेके जाएं, कौन कौन से नए प्रोडक्ट को लॉन्च करें। तो ये हमारा हेड ऑफिस जो है इन सभी एक्टिविटीज को लेकर काम कर रहा है, राइट। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो इसको हमने अलग एक कैटेगरी में बांटा। हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन इज डिफरेंट, राइट, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड अदर देन दिस इज जनरल, राइट। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हेड ऑफिस के बाकी सबके एक्सपेंस आ जाएंगे, रेंट आ जाएगा, इसके अंदर अगर हमने हेड ऑफिस के अंदर अपने सामान का इंश्योरेंस कराया हो तो वो भी आ जाएगा। हमने कहा हेड ऑफिस का रेंट के अलावा हेड ऑफिस कंप्यूटर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, लाइटिंग आ जाएगा, मतलब वो सब खर्चा आ जाएगा जो है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, बट वो प्रोडक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने में यूज नहीं हो रहा है। एंड मैंने आपको बता दिया कि बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जनरल कैटेगरी में डालते हैं, ना कि प्रोडक्शन कैटेगरी में। तो प्रोडक्शन की कैटेगरी में कब डालेंगे? जब गिवन हो। जब गिवन ना हो तो हम इसको दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और बच्चों इसके अलावा और आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरी कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तीसरी कैटेगरी क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको कहा कि जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है उस सेल्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे खर्चे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट के कौन कौन से खर्चे हैं? हमने कहा सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट का रेंटल भी होगा, इसमें काम करने वाले सेल्समैन वुमेन की सैलरी होगी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। सामान को हमारी फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया। तो ये हमने अलग कैटेगरी में इसको बांट दिया, डाल दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर हमने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में बांटा, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन एंड अदर्स। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड,
राइट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो रिसर्च हमारी हो रही है उसको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया और बाकी रिसर्च को हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया, राइट। सो दीज आर द अगेन बाइफर्केशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट दो तरह की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपीट कर रहे हैं, कॉस्ट दो तरह की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबका सम प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं एंड दैट इज ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स को हमने बाइफर्केट किया, बांटा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी दो हिस्सों में बांटा, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी दो हिस्सों में बांटा। कौन कौन से ओवरहेड? नंबर वन वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फिर वो प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि हमारे अदर कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। Selling and distribution overhead is the next expense, and then research and development related with the production and not related with the production processes, right? So these are the bifurcation of the different kind of cost, right? इसके अलावा एक और कॉस्ट हमें अच्छे से डिस्कस करना होगा, that is also given in the study material, is a good one, that is पैकिंग कॉस्ट। बच्चों इस पैकिंग कॉस्ट को भी हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं, that is प्राइमरी पैकिंग एंड दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी पैकिंग, राइट। प्राइमरी पैकिंग और दूसरा सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होती है जिसके बिना हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते। आई रिपीट, वो पैकिंग जिसके बिना हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग। आपको सर ऐसे कैसे हो सकता है? सर हो सकता है, मैं कहा आप मार्केट से मिल्क लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं? पॉली बैग में, थोड़ी प्लास्टिक की थैली में, राइट। अब सोचो अगर दूध प्लास्टिक की थैली में नहीं आता तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना होता? एक बर्तन अपने घर से लेके जाना होता। मतलब मदर डेयरी के जैसे मदर डेयरी काम करती है, डिफरेंट प्लेसेस में नहीं है, उसके बावजूद भी मिल्क डिफरेंट प्लेसेस में पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें ईजी है इसको सेल आउट करना, राइट। तो सोचो मैच बॉक्स है, छोटी सी माचिस की डिब्बी, राइट, छोटे छोटे स्टिक्स हैं उसके अंदर, राइट। तो आप जो है शॉपकीपर को कभी ये नहीं कहते कि मुझे जो है 5 स्टिक दे दो या 10 दे दो, आप बोलते हो कि मुझे एक डिब्बी दे दो, राइट। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल द स्मॉल स्टिक्स इनटू द पार्ट्स। हम लोग काउंटिंग में नहीं बेचते हैं उसको, डिब्बी वाइज बेचते हैं, एक के अंदर 50-100 या फिर 10 की एक पैकेट एंड सो ऑन, राइट। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंने कहा पेप्सी कॉक। सो जो पेप्सी कॉक अगर बॉटल्स में नहीं आती तो कैसे होता? तो बिना पेप्सी के, मतलब बिना बोतल के आप पेप्सी कॉक कोल्ड ड्रिंक को परचेज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए तो आप बर्तन भी लेकर नहीं जाओगे। सो दिस इज आर द एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी पैकिंग, मतलब वो पैकिंग जिसके बिना प्रोडक्ट को बेचा ही नहीं जा सकता, राइट। यू कैन से एसेंशियली पार्ट ऑफ प्रोडक्ट सेल। इसके बिना आप जो है प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकिंग, राइट। सेकेंडरी पैकिंग वो पैकिंग जो कि बेसिकली इजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। मैंने आपको पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया। अब पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जो है आप बोटल्स में लेके आते हैं, पीते कंज्यूम करते हैं, बट सर वो जो है पेप्सी कोल्ड ड्रिंक जो है वो डिफरेंट बोटल्स में डिफरेंट क्रेट्स में आती हैं। वो जो क्रेट्स होते हैं जिसमें कि एक में 20 होंगे या 25 होंगे, राइट। वो जो क्रेट होगा दैट इज ऑल्सो अ पैकिंग, बट दैट इज नॉट प्राइमरी पैकिंग, दैट इज द पैकिंग फॉर द पर्पस ऑफ इजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द बोटल्स, राइट। तो ये हमने आपको क्या कह दिया? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग। ये हमारी सेकेंडरी पैकिंग हो गई। प्राइमरी पैकिंग तो कौन सी थी? जिसके बिना हम लोग प्रोडक्ट को सेल आउट ही नहीं कर सकते। सेकेंड पैकिंग वो जो कि easiest for transportation, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान होती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के कारण से हम इसको पैकिंग को यूज करते हैं। तो पैकिंग दो तरह की हो गई, प्राइमरी पैकिंग और दूसरा सेकेंडरी पैकिंग। इन दोनों की ट्रीटमेंट भी हमारे कॉस्ट शीट के अंदर डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेस के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। ये जो हमारी इजी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाली है पोर्शन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। आई रिपीट, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, राइट। जबकि ये जो हमारी प्राइमरी पैकिंग है ये हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं। अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कहाँ पर, राइट। सो लेट्स डिस्कस। तो जो हमने बहुत सारी कॉस्ट के बारे में जान लिया, राइट।
डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस एंड कॉस्ट, दैट कॉस्ट, राइट। अब इन सबको मिलाकर हम लोग दोबारा से कॉस्ट शीट पे वापस आ रहे हैं, राइट। अब कॉस्ट शीट पे वापस आ रहे हैं, देखते हैं कि हमारी कॉस्ट शीट क्या कहती है। लेट अस से दिस, देखो कॉस्ट शीट को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया। हमने कहा सर देखो होता क्या है कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन खर्चों को आप खर्च करेंगे और इन सबको हम क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट। ये जनरली खर्चे जो है इनपुट होते हैं, कहाँ पर इनपुट होते हैं, फैक्ट्री में। अब ये जो फैक्ट्री में खर्च होते हैं, इन फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी हमने क्लब कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब क्या किया, हमने कहा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस कौन सा होगा, फैक्ट्री का रेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, फैक्ट्री का रेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तीनों के तीनों एक ही बातें हैं। आई रिपीट, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तीनों के तीनों एक ही बातें हैं, राइट। इसमें जो मशीनरी है, उस मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हमने कंसिडर किया। फैक्ट्री के अंदर मशीनरी होगी तो मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा। क्या होगा बच्चों, डेप्रिसिएशन। अगर वो मशीनरी हमने किराए पर ली हुई है तो उसके हायर चार्जेस हम पे कर रहे होंगे, राइट, हायर चार्जेस। वो मशीनरी का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हम लोग यूज कर रहे होंगे। उस मशीनरी में अगर ग्रीस ऑयल वगैरह यूज हो रहा होगा तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। आई रिपीट, क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स भी हमारा फैक्ट्री का ही एक खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, राइट। इसमें जो लेबर काम कर रही है उसको तो हमने डायरेक्ट लेबर में कंसिडर कर दिया है, पर जो उसके अलावा सुपरवाइजर है जो फैक्ट्री में ही काम कर रहा है, तो उस सुपरवाइजर के एक्सपेंसेस को भी हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में ही कंसिडर करेंगे, राइट। इसके अलावा इसमें पावर यूज हो रही होगी, उस पावर को भी यहाँ पे यूज करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो पावर एक्सपेंस भी हमारा एक एक्सपेंस है जो कि हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो ये इन सबको मिलाकर जो मैंने आपको खर्चे भी बताए, ये सभी के सभी खर्चे हमारे कौन से वाले खर्चे हैं, दीज आर द फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस प्राइम कॉस्ट और ये फैक्ट्री ओवरहेड इनको कंसिडर किया, क्लब कर दिया, और कंसिडर प्लस करने के बाद इसको हमने नाम दिया, दैट इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट। क्या नाम दे दिया, वर्क कॉस्ट, राइट। वर्क कॉस्ट को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। आई रिपीट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, वर्क कॉस्ट को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, राइट। सो हमने नाम दिया वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अब आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम लोग इसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, अब हम पहुंचने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, राइट। जनरली मन में मतलब ऐसा लगता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहीं तक ही होनी चाहिए, वर्क कॉस्ट को ही हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, बट नो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमने कहा कि सर देखो ये जो फैक्ट्री है आपके पास, ये जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री बिना एडमिनिस्ट्रेशन के तो चल नहीं रही। आई रिपीट अगेन, ये जो फैक्ट्री है आपके पास, ये फैक्ट्री बिना एडमिनिस्ट्रेशन तो चल नहीं रही। एक ऐसा ऑफिस आपके पास जरूर होगा, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास टीम जरूर होगी जो कि इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस को देख रही है या इसके अंदर वर्कर को कंसिडर कर रही है। मैनेजर ऐसा जरूर होगा जो कि इसका फैक्ट्री का जो है प्लानिंग कंट्रोल का पार्ट हिस्सा संभालता होगा, राइट। तो ये जो खर्चे हैं जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भी कौन सा वाला हिस्सा, जो हिस्सा प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारे पास दो तरह के हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन यानी कि विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट्री, दूसरा जनरल। तो अब हम आपके साथ कह रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वो हिस्सा जो कि हमारी फैक्ट्री से रिलेट कर रहा है, that will be added in this factory cost, that will be added in factory cost, right। हमने क्या किया, वर्क कॉस्ट में ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का हिस्सा, वो वाला हिस्सा ऐड कर दिया। मैं यहां पर लिख देता हूं with respect to production, right। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को बनाने में हमारा क्या खर्चा हुआ। देखो फैक्ट्री वाला खर्चा तो हुआ,
सिंपल भाई, आपको प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने जा रहे हो तो प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने के लिए हमने कहा कि जो डायरेक्टली हम खर्चा कर रहे हैं वो तो खर्च कर ही रहे हैं, फैक्ट्री का जो खर्चा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ फैक्ट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं वो भी हमारा एक खर्चा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसलिए हमने इस वाले हिस्से को हमारे वर्क कॉस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने कहा सर हम इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, दैट इज क्वालिटी चेक। भाई आपने प्रोडक्शन प्रोसेस तो मतलब प्रोडक्शन बना के तैयार कर दिया, बट सर वाकई में वो सेल आउट करने लायक है क्या? ऐसे तो नहीं कोई डेफिशिएंसी रह गई उसके अंदर, राइट? तो आप क्वालिटी चेक किए बिना अपने प्रोडक्ट को आगे लॉन्च नहीं करना चाहते, और अगर ऐसा है तो क्वालिटी चेक में भी आपके खर्चे खर्च होंगे, तो क्वालिटी चेक कॉस्ट जो भी होगी दैट विल आल्सो बी एडेड फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा है उसमें क्वालिटी चेक भी एक खर्चा इंक्लूड होना चाहिए, राइट? और आगे चलते हैं। फिर हमने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी कौन सा हिस्सा जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोसेस के लिए हम खर्च कर रहे हैं, नॉट द अदर पार्ट, सो दैट विल आल्सो बी एडेड। फिर से ये भी हमारा प्रोडक्शन की कॉस्ट का एक हिस्सा है, राइट? अच्छा, फिर हमने आपको कहा यहाँ पर प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग याद है बच्चों, अभी थोड़ी पहले हमने डिस्कस किया था, मतलब क्या? वो पैकिंग जिसके बिना हम लोग प्रोडक्ट को सेल आउट ही नहीं कर सकते। अगर आप प्रोडक्ट को सेल आउट ही नहीं कर सकते तो वो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए, राइट? और अगर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा है और अभी तक हम उसको कंसिडर नहीं कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो भी अमाउंट जो है आप इसमें ऐड कर दें। किस में ऐड कर दें? वर्क कॉस्ट में। तो वर्क कॉस्ट तो फैक्ट्री तक की कॉस्ट है, बट प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कौन कौन से खर्चे किए हैं उनको हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारे पास जो निकल के आने जा रहा है, निकल के आएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बट सर इस पूरे ड्यूरेशन में जब आपने क्वालिटी चेक किया तो आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसा सामान है जो कि कुछ खराब हो गया, यानी कि ऐसे कहें खराब नहीं हो गया है, क्वालिटी थोड़ा सा कम है, और आप उस प्रोडक्ट को आप जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, राइट? मतलब मान लो आप एक शर्ट मैन्युफैक्चर करते हो, अब शर्ट मैन्युफैक्चर करते हुए आपने जब क्वालिटी चेक लगाया तो पता चला कि एट द लास्ट स्टेज क्वालिटी ऑफ द सम शर्ट्स आर मिसिंग, किसी के अंदर धागा उतरा हुआ है या किसी का बटन खराब है, तो आपको लगा कि यार ये जो है हमें फाइनल प्रोडक्ट के जैसे सेल आउट नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसको जो है स्क्रैप के रेट में, वेस्ट के रेट में सेल आउट कर देना चाहिए, जिससे कि हम लोग कुछ पैसा रिकवर कर लें, राइट? और फाइनल कस्टमर के पास ये ना पहुंचे, राइट? तो वो जो यहाँ पर रिकवरी हो रही है, यहाँ पर रिकवरी हो रही है, अगर ये रिकवरी हो रही है तो डू वन थिंग, एक काम करो, जितना पैसा रिकवर हुआ ना उसको एज ए स्क्रैप कंसिडर करो, और स्क्रैप कंसिडर करते हुए जितने भी आपकी कॉस्ट थी उस कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। बड़ा सिंपल सा है बच्चों, मैंने एक काम को करने के लिए 50,000 लगाए, पर उसी काम में से कुछ पोर्शन जो है वो बेच दिया और मुझे 2,000 की रिकवरी हो गई, तो एक्चुअल में खर्चा 50,000 है ही नहीं, 50,000 माइनस 2,000 48,000 है, राइट? सो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि जो भी सेल ऑफ स्क्रैप होगा या वेस्ट होगा दैट विल बी डिडक्टेड हियर। ठीक है, हटा दीजिए। अब हटाने के बाद अब जो बचता है ना, इसको हमने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी कॉस्ट है, राइट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, मतलब हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट आ गई, और जैसे ही आपने ये कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना। कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना मतलब कि यहां तक तो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है, इसके अलावा बहुत सारे और भी खर्चे हैं जो आप खर्च कर रहे हो, लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अभी तक आपने कंसिडर नहीं किया। आपने जो है बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड है वो भी अभी तक कंसिडर नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन का जो जनरल वाला ओवरहेड था वो भी अभी तक कंसिडर नहीं किया। तो सामान को बेचने के लिए आप बाकी जो खर्चे कर रहे हो उन सभी के सभी खर्चों को अब आप ऐड कर दो, और ये आपके पास आ जाती है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सेल्स। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सेल मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ ही गया था, उसमें आपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया। कौन सा वाला बच्चों? जनरल वाला। और मैंने आपको पहले भी बताया, रिपीट कर देता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए ये ना लिखा हो कि ये ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किस कैटेगरी का है, तो हम उसको कहां पर कंसिडर करते हैं? जनरल कैटेगरी में।
राइट। तो सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और इसके अलावा पैकिंग कॉस्ट। ये पैकिंग कॉस्ट जो है कौन सी वाली आ गई, सेकेंडरी वाली। प्राइमरी पैकिंग तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, राइट ना। प्राइमरी पैकिंग तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। ये कौन सी पैकिंग आ गई, सेकेंडरी वाली, जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के इस पैकिंग वाले पोर्शन को भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इस तरह से हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट के सारे एक्सपेंसेस को एडअप कर दिया, टोटल कर दिया, कैटेगरी वाइज कर दिया। पहली कैटेगरी कौन सी थी, प्राइम कॉस्ट की, जिसमें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर किया था। दूसरी कैटेगरी थी फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस यानी कि वर्क कॉस्ट। तीसरी कैटेगरी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने खर्चा क्या किया वो आइडेंटिफाई किया। एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें कि सारे एक्सपेंसेस आने चाहिए, जिसमें कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वो सारे एक्सपेंसेस, वो ओवरहेड भी ऐड कर दिए जो अभी तक ऐड नहीं किए थे। तो इस तरह से आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया है, नो डाउट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपके पास सेल्स बन जाएगा, राइट। थोड़ा सा आप कहेंगे सर क्या ये हमारा एग्जाम का फॉर्मेट होगा, क्या हम लोग पेपर में ऐसे बना के आएंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये तो समझाने के लिए था। अभी फिलहाल मैं आपको इसको एक बार फॉर्मेटेड लिखवा देता हूँ, राइट, ताकि आप इसको सीक्वेंस लिख लें। बट सर मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग की है, अभी तक हमने कंसिडर नहीं की है, दैट इज स्टॉक। मैं आपको बता दूं कि स्टॉक जो है दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। अभी तक हमने ना तो ओपनिंग स्टॉक कंसिडर किया, ना तो क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर किया। और स्टॉक भी तीन तरह का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ये तीनों की तरह के स्टॉक जो हैं, रॉ मटेरियल भी ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है, WIP भी ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है, फिनिश गुड्स भी ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है। ये तीनों के तीनों स्टॉक हमने अभी तक कंसिडर नहीं किए। बिना इनको कंसिडर किए अभी तक हमने जो कॉस्ट कंसिडर की, हमने जो सीखी, इसको हम आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस से लिख रहे हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद कौन सा एक्सपेंस निकालना है, फैक्ट्री तक का। फैक्ट्री तक का एक्सपेंस मतलब क्या ऐड कर देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड को हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। ये हमने वर्क कॉस्ट निकाल दी। अब वर्क कॉस्ट अगर निकाल दी तो इसमें हम लोग बाकी चीजें ऐड करते हैं ताकि हम क्या आइडेंटिफाई कर सकें, हम आइडेंटिफाई करना जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो क्या ऐड कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या ऐड कर देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। कौन सा वाला, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कौन से वाला, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन। अच्छा, क्वालिटी चेक कॉस्ट भी ऐड कर देंगे बच्चों, और ये क्वालिटी कॉस्ट भी ऐड कर दिया, पैकिंग भी ऐड कर दिया, राइट। प्राइमरी पैकिंग, कौन सी पैकिंग है बच्चों, दिस इज प्राइमरी पैकिंग, राइट। और अगर कोई रिकवरी हुई है तो उस रिकवरी का अमाउंट यहाँ से हटा दीजिएगा, एंड रिकवरी इज इन द फॉर्म ऑफ द सेल ऑफ स्क्रैप। जो मतलब हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, अगर कुछ वेस्ट हो गया है, उसको हमने बेच दिया सस्ते में, राइट। तो उस लाइक मैंने कहा शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, शर्ट मैन्युफैक्चर करते हुए कुछ कतरन बच जाती है, आपने उसको है बेच दिया, तो आपकी कॉस्ट कुछ कम हो जानी चाहिए। तो जो कॉस्ट कम हो जानी चाहिए, दैट शुड बी कंसिडर है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग अब क्या ऐड कर देंगे, मतलब क्या फाइंड करना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में बाकी सब ओवरहेड ऐड कर देंगे जो अभी तक हमने कंसिडर किए थे यानी कि क्या क्या, सेलिंग एंड, चलो अलग अलग लिखते हैं। सबसे पहले हमने कहा सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आपके पास प्राइमरी पैकिंग आ जाएगा। कौन सा पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, राइट। और उसके अलावा आपके पास हमने और क्या कंसिडर किया था, सेलिंग ओवरहेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, राइट, मेन पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी कौन सा वाला पार्ट, जनरल, मतलब प्रोडक्शन वाला तो कंसिडर कर लिया था, रिमेनिंग वाला पैकिंग लिख देते हैं। वैसे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है, और ये कौन सी वाली पैकिंग, सेकेंडरी, राइट। कुछ रह तो नहीं गया, देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, राइट। और सर इन सबको जब टोटल कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स।
अभी तक हम क्या कंसिडर नहीं किए हैं, अभी तक हम लोग स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को कंसिडर नहीं किया, राइट। इसमें हमने प्रॉफिट भी ऐड कर दिया और ये आपके पास क्या आ गया, सेल्स। अगर इसको आप टोटल में लिख रहे हो तो कॉस्ट शीट जो है टोटलिटी में बन रही है, अगर आप नंबर्स ऑफ यूनिट से डिवाइड कर रहे हो तो पर यूनिट बन रही है, राइट। सो दिस इज द बेसिकली बेसिक फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट शीट, राइट। इसके बाद हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमारी कॉस्ट शीट पर क्या इम्पैक्ट करती है।